इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा ड्रॉबैक ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ड्रॉबैक क्या था हमारे रेगुलेटिंग एक्ट का? तो इसका फर्स्ट ड्रॉबैक ये था कि हमारे जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो मोस्ट पावरफुल थे, बट उनकी पावर लिमिटेड थी। वो क्यों? क्योंकि जो हमारे गवर्नर जनरल बंगाल के थे वो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव के हमारे रेस्पॉन्सिबल थे, लेकिन हमारे जो बंगाल के गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो टोटल डिसीजन लिया करती थी, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिसीजन लिया करती थी उसका आंसरेबल किया करना पड़ता था हमारे बंगाल ऑफ गवर्नर्स को। तो अब लेकिन क्यों? क्योंकि हम कोई भी एक्ट पास करने के लिए ज़रूरत होती है मेजोरिटी की, और जो मेजोरिटी थी वो थी हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के पास, जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव काउंसिल और बंगाल और गवर्नर के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करता था। अब सेकंड ड्रॉबैक हमारा ये था कि हमारे जो मद्रास के गवर्नर और बम्बई के गवर्नर्स थे वो सबॉर्डिनेट थे बंगाल ऑफ गवर्नर्स के, लेकिन उनकी रीजंस ये था कि जो एक्ट था, जो भी हमारा लॉ था, उनको यही नहीं पता था बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को कि किस एक्ट के लिए उनको इंडिपेंडेंस रहना है और किस एक्ट के लिए उनको डिपेंड रहना है बंगाल ऑफ गवर्नर्स के, जिसकी वजह से सिस्टम थोड़ा मिसमैनेज हुआ करता था। थर्ड हमारा ड्रॉबैक ये था कि हमारे कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट जो 1774 में एस्टेब्लिश हुई थी, उनके जो चीफ जस्टिस थे एलिजा इम्पे और हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो हमारे वॉरेन हेस्टिंग थे, उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों था? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल कोई भी एक्ट पास किया करती थी उसकी हमारे चीफ जस्टिस जो थे वो रजिस्ट्रेशन करने से मना किया कर देते, मतलब कि उसको रजिस्टर्ड ही नहीं किया करते थे। तो ये थे हमारे जो ड्रॉबैक्स थे वो रेगुलेटिंग एक्ट में थे। अब जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, मतलब कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और बंगाल और गवर्नर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स था उसको दूर करने के लिए ही ये एक्ट पारित किया गया था, जिस एक्ट का एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के लिए। तो ड्रॉबैक जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट है उनको रिमूव करने के लिए इस एक्ट को इन्फोर्स किया गया था। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये था कि कोलकाता के जो प्रेसिडेंट थे उनको बिहार, उड़ीसा और बंगाल के लिए विधि बनाने के लिए, मतलब कि लॉ बनाने के लिए निर्देश दिए गए। सेकंड पॉइंट हमारा ये था कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट था, मतलब कि जो हमारे बंगाल और गवर्नर्स थे उनको सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन से सम आउट कर दिया गया था। उसके लिए अब जो भी एक्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल पास करना चाहता था उसके लिए उसको सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं थी। थर्ड पॉइंट ये था कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास रिन्यू एक्ट था, मतलब कि रिन्यू पास करने के जो जुरिसडिक्शन था उससे भी उसको अलग कर दिया गया था। अब न्यू निर्देश दिए गए थे, नए निर्देश दिए थे नए कानून बनाने के लिए। फोर्थ पॉइंट हमारा ये था कि रेन्यूज की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बोर्ड ऑफ रेन्यूज का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और 5 पॉइंट हमारा ये था कि जो हमारा इंडिया था वो ट्रेडिशनल था और रिलीजियस था, मतलब कि अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहा करते थे, तो उनको स्पेशली ये ऑर्डर दिया गया था कि हिंदू या मुस्लिम किसी भी लॉ को, कोई भी लॉ बनाने से पहले ये ध्यान में रखा जाए कि हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ, उन दोनों की लॉ पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो ये वो एक्ट था जो इसने रेगुलेटिंग एक्ट की सारी कमियों को दूर कर दिया। और इसका मेन बात करते हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही था कि सरकार जो थी, जो गवर्नमेंट थी, उसको स्ट्रॉन्ग करना था। स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसलिए क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट और बंगाल ऑफ गवर्नर जनरल थे हमारे, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको दूर करना था, इसलिए उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल को सेपरेट कर दिया। और सेपरेट करने के बाद जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी वो थोड़ी डाउन हो गई और जो गवर्नर जनरल की पावर थी वो हाई हो गई। बस यही इसका मेन पॉइंट्स था। तो यही वो एक्ट था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, जिसके द्वारा, मतलब जिसके ही द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट्स की सारी ड्रॉबैक जितनी भी कमी थी उन सबको रिमूव कर दिया। आई होप गाइज यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।